चलिए अच्छा आगे यहां से बढ़ते हैं हम लोग। तो जहां पर आप लोगों ने माटो ग्रासो का पठार देखा, उसके साउथ में अगर आप देखोगे, सो देयर इज ग्रांड चाको प्लेन। ठीक है, ग्रांड चाको का मैदान लिखा होगा, ग्रांड चाको प्लेन है। अब ग्रांड चाको प्लेन, अगर आप थोड़ा सा लोकेशन देखें इसकी, तो लोकेशन देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से क्रॉस कर रहा है। तो इसको आप कह सकते हो कि ये एक लो लाइंग एरिया है। ठीक है, एक निचला क्षेत्र है, कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और दूसरा यहां पर देखोगे कि यहां की जो क्लाइमेट है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म तथा आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। एंड जस्ट बिकॉज इट इज हैविंग वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि यहां पर पैडी कल्टीवेशन होता है। ठीक है, धान की खेती आपको देखने को मिलेगी, पैडी कल्टीवेशन देखने को मिलेगा अगर ग्रांड चाको प्लेन की बात करोगे। अब ग्रांड चाको प्लेन से रिलेटेड एक और चीज है कि अगर हम यहां का रिवर सिस्टम देखें कि यहां पर कौन सा नदी तंत्र हमें देखने को मिल रहा है, तो ध्यान से अगर देखोगे यहां पर बेसिकली दो रिवर्स हैं, पराग्वे और उरुग्वे रिवर्स। ठीक है, पराग्वे एंड उरुग्वे रिवर्स। तो पराग्वे है और उरुग्वे, ये दो रिवर्स आपको दिखाई दे रही है। दोनों रिवर्स की ओरिजिन अगर आप देखोगे, दोनों रिवर्स का सोर्स देखेंगे कि भाई कहां से ये रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इनका सोर्स आप लिख सकते हो ब्राजीलियन हाईलैंड। ब्राजीलियाई उच्च भूमि है जहां से ये निकल रही हैं, दोनों की दोनों नदियां। उरुग्वे को भी देखोगे वहीं से निकल करके आती है, और पराग्वे को भी देखोगे तो वहीं से निकल करके आती है। अब इसमें पराग्वे रिवर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ध्यान से देखिए। एक नदी है पराना, पराना रिवर को मार्क करेंगे। हाँ, ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं पराग्वे की। तो पराना रिवर देखने को हमें मिलेगी। और पराना रिवर पर आप देखोगे तो इग्वासू फॉल्स लिखा होगा, इग्वासू जलप्रपात मिला, इग्वासू जलप्रपात मार्क कर लीजिए उसको। फिर आप देखोगे ग्रांड चाको प्लेन की साइड में देखें, एक रिवर मिलेगी आपको पिल्कोमायो रिवर, पिल्कोमायो रिवर। तो पिल्कोमायो रिवर को मार्क करेंगे। नीचे की तरफ आओगे तो बर्मीजो रिवर, बर्मीजो रिवर। तो बर्मीजो और पिल्कोमायो को देखोगे तो इन्हें आप कह सकते हो कि पराग्वे की अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। और एक चीज यहां पर और आप लोग देखिए कि जो पराग्वे की कैपिटल है, पॉलिटिकल वाले मैप में देखिए, पराग्वे की कैपिटल असनसियोन को अगर आप देखोगे, सो इट इज ऑन पराग्वे रिवर। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस काफी बनते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा कि असनसियोन द कैपिटल ऑफ पराग्वे इज ऑन पराग्वे रिवर। ठीक है, पराग्वे नदी पर पराग्वे की राजधानी असनसियोन स्थित है।
फिर एक चीज, थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप को ही अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे आप, पिल्कोमायो रिवर को देखिए। पिल्कोमायो नदी जो है वो पराग्वे और अर्जेंटीना की बाउंड्री फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो लिख लीजिए, पिल्कोमायो रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन पराग्वे एंड अर्जेंटीना, पराग्वे एंड अर्जेंटीना। इसके बाद आप पराग्वे रिवर को देखो, तो पराग्वे रिवर किसके किसके बीच में बाउंड्री बना रही है? पराग्वे एंड ब्राजील के बीच में। ठीक है, तो पराग्वे और ब्राजील के बीच में बाउंड्री कौन बना रहा है? लिखेंगे आप लोग पराग्वे रिवर। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग पराना रिवर पर। पराना रिवर को अगर देखोगे तो ये भी इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म कर रही है। किसकी बाउंड्री बना रही है? उरुग्वे की। किसके साथ बना रही है? तो एक तरफ आप देखेंगे ब्राजील के साथ और दूसरी तरफ अर्जेंटीना के साथ। ठीक है, तो पराना इज फॉर्मिंग बाउंड्री ऑफ उरुग्वे विद ब्राजील एंड अर्जेंटीना। Parana is forming boundary of Uruguay with Brazil and Argentina. पराना नदी ब्राजील तथा अर्जेंटीना के साथ उरुग्वे की सीमा बनाती है। ठीक है, और लास्ट में आप उरुग्वे रिवर को देखेंगे, तो उरुग्वे नदी जो है वो अर्जेंटीना का बॉर्डर बना रही है। किसके 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 साथ बना रही है? ब्राजील के साथ और उरुग्वे के साथ। ठीक है, तो उरुग्वे नदी के बारे में भी नोट कर लेंगे, फॉर्मिंग बाउंड्री ऑफ अर्जेंटीना विद ब्राजील एंड उरुग्वे। अर्जेंटीना की सीमा ब्राजील तथा उरुग्वे के साथ बनाती है। ठीक है, अब ये सारी की सारी नदियां अपना वाटर ड्रेन आउट करती हैं कहां पर जाकर के? तो आप देखोगे लिखा है रियो डी ला प्लाटा। ओके, ऑल दीज रिवर्स आर ड्रेनिंग देयर वाटर इनटू रियो डी ला प्लाटा। एंड रियो डी ला प्लाटा है क्या? सो रियो डी ला प्लाटा इज एन एस्चुरी, एक ज्वार नदमुख है। ठीक है, और इस ज्वार नदमुख पर, इस एस्चुरी पर अगर देखोगे, सो देयर आर टू कैपिटल सिटीज विच आर सिचुएटेड। वन इज ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, एंड द सेकंड वन इज मॉन्टेविडियो। ओके, मॉन्टेविडियो द कैपिटल ऑफ उरुग्वे। ये दोनों के दोनों राजधानी नगर जो है वो किस पर स्थित है? रियो डी ला प्लाटा पर, जो कि आपका क्या हो जाएगा? एक एस्चुरी है, एक ज्वार नदमुख है। ठीक है, तो ये हम लोगों को जो भी चीजें यहां पर देखनी थी, जो बात करनी थी आपका पराना, पराग्वे, उरुग्वे रिवर सिस्टम के बारे में, वो हम लोगों ने देख लिया। यहां से आप साउथ की तरफ देखिए, जस्ट टू द साउथ ऑफ ब्यूनस आयर्स इन फिजिकल मैप। तो फिजिकल वाले मैप में थोड़ा सा नीचे की तरफ देखोगे तो हमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लिखा होगा पंपास। ठीक है, पंपास। तो पंपास क्या है? हमसे पूछा जाए व्हाट इज पंपास, तो हम कहेंगे पंपास इज टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, कहां पर है, किस कंट्री में सिचुएटेड है? तो आप लिखोगे इन अर्जेंटीना। ठीक, और पंपास को अगर आप देखेंगे तो ये भी दो चीजों के लिए जाना जाएगा, एक आपका एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पशुपालन के लिए, और साथ ही साथ व्हीट कल्टीवेशन, गेहूं उत्पादन।
गेहूं उत्पादन। और अर्जेंटीना के अंदर देखिए दो यहां पर सिटीज आपको देखने को मिलेंगी, दो शहर आप देखोगे ब्यूनस आयर्स के पास में। देखो, एक ब्यूनस आयर्स के नॉर्थ में आपको दिखाई देगा रोजेरियो, दिख रहा है रोजेरियो, और नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो लिखा होगा बाहिया ब्लांका, बाहिया ब्लांका। तो रोजेरियो टू बाहिया ब्लांका, ठीक है, रोजेरियो टू बाहिया ब्लांका, ये जो पूरा एरिया है इसको एक नाम दिया जाता है, इससे कहते हैं व्हीट क्रिसेंट, व्हीट क्रिसेंट कहा जाता है, व्हीट क्रिसेंट। अब व्हीट क्रिसेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिसेंट का मतलब होता है, मतलब चंद्राकार जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक मतलब क्रिसेंट शेप एक रीजन है जहां पर व्हीट कल्टीवेशन होता है, तो उसे हम व्हीट क्रिसेंट कह देते हैं। हिंदी वाले अपने हिसाब से कुछ अनुवाद करके लिख लो, गेहूं का चांद है, ठीक है। व्हीट क्रिसेंट कहा जाता है रोजेरियो टू बाहिया ब्लांका, ठीक है। तो पंपास में इसके अलावा और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बाकी हम लोग सारी चीजें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब रिवर्स देख लीजिए थोड़ा सा, यहां पर रिवर्स अगर आप देखोगे तो कोलोराडो रिवर आपको दिखाई देगी, एंड कोलोराडो के अलावा देयर इज नीग्रो रिवर, कोलोराडो एंड नीग्रो रिवर्स, ठीक है। ये दो नदियां हैं, कहां से निकल करके आ रही हैं तो आप सीधे सीधे देख सकते हो, दे आर कमिंग फ्रॉम एंडीज, ठीक है, एंड दे आर ड्रेनिंग देयर वाटर इनटू बाहिया ब्लांका। सो बाहिया ब्लांका एक वाटर बॉडी भी है, एक जलराशि भी है, ठीक है। तो फिजिकल मैप अगर आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका का, तो लगभग लगभग जितनी चीजें हम लोगों को देखनी थी वो हमने देख ली, बात कर ली। अब चलते हैं साउथ अमेरिका पॉलिटिकल पर। साउथ अमेरिका पॉलिटिकल, चलो जरा थोड़ा सा ना पॉलिटिकल वाला मैप देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज आप साउथ अमेरिका में अगर देखेंगे सो देयर आर 14 कंट्रीज, 14 देश हैं इस पूरे महाद्वीप को अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे। और इन 14 कंट्रीज में फॉकलैंड को भी हम इंक्लूड करते हैं, जो फॉकलैंड आइलैंड है, ऑल्दो इट बिलोंग्स टू यूनाइटेड किंगडम। और एक चीज और आप देखोगे, एक और छोटा सा देश है फ्रेंच गुयाना, ठीक है, एकदम नॉर्थ में देखिए, वो फ्रांस की टेरिटरी है ना। तो यहां पर दो ऐसी कंट्रीज आप कह सकते हो जो दूसरे देशों के कंट्रोल में है, जिसे आप डोमिनियन कह सकते हो, है ना, डोमिनियन टाइप की कंट्रीज हैं ये। अब इन 14 कंट्रीज में पहली चीज ये देखिए कि यहां से दो इंपॉर्टेंट लाइंस क्रॉस कर रही हैं। सबसे पहले देखो इक्वेटर, है ना, आप देखोगे ये क्वेश्चंस कई बार बनते हैं कि किन किन देशों से होकर के विषुवत रेखा निकलती है, कर्क रेखा निकलती है, मकर रेखा। तो इक्वेटर यहां पर देखेंगे देयर आर 3 कंट्रीज, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ठीक है। तो लिख लीजिए इक्वेटर इज पासिंग थ्रू इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया तथा ब्राजील से होकर गुजरती है। और फिर अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को देखोगे, मकर रेखा, तो मकर रेखा को देखिए किन किन देशों से होकर के निकल रही है। चिली, ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राजील।
सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज पासिंग थ्रू चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राजील। ठीक है, मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे तथा ब्राजील से होकर गुजरती है। तो दो फैक्ट्स तो इंपॉर्टेंट ये हैं कि भाई कहां से इक्वेटर निकल रहा है, कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक और चीज नोटिस करिए, इस पूरे के पूरे लैंडमास में देयर आर ओनली 2 कंट्रीज विच आर लैंडलॉक्ड। केवल 2 ऐसे देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं, बाकी के सारे देश कोस्टल हैं। तो नोट कर लो, बोलिविया एंड पराग्वे are the only landlocked countries। बोलिविया तथा पराग्वे एकमात्र अवरुद्ध या स्थलरुद्ध देश हैं, बाकी के जो 12 कंट्रीज हैं वो सब कोस्टल हैं। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा हमने कंट्रीज के बारे में देखा। अब एक एक देश करके बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए बोलिविया को। बोलिविया को देखिए, लैंडलॉक्ड कंट्री है, अभी हमने बात की, स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, यहां पर पहला शहर आप देखो टिटिकाका लेक के पास में लापाज। लापाज कैपिटल सिटी है। ठीक है, तो लापाज के बारे में लिख लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, प्रशासनिक राजधानी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, प्रशासनिक राजधानी है। और साथ ही साथ नोट करेंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल सिटी, विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी नगर लापाज। अच्छा, इस देश की 2 राजधानियां हैं, 2 कैपिटल्स हैं, एक लापाज है और दूसरा लापाज से थोड़ा सा साउथ की तरफ देखोगे, जस्ट टू द ईस्ट ऑफ लेक पूपो देयर इज सुक्रे। मिला सुक्रे? सुक्रे को मार्क कर लीजिए और सुक्रे को लिख लीजिए जुडिशियल कैपिटल। ठीक है, न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल, न्यायिक राजधानी है। अब इसी बोलिविया से लगा हुआ देश आप देखोगे तो पराग्वे है। पराग्वे को देखिए, पराग्वे भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, स्थलरुद्ध देश है। और इसमें आप देखिए इसकी जो कैपिटल है असनसियोन, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि किस नदी पर है, पराग्वे रिवर पर है, ऑन द बैंक्स ऑफ पराग्वे रिवर, पराग्वे नदी के तट पर स्थित है। एंड इट इज चीफ पोर्ट ऑफ द कंट्री, देश का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अब हम कह रहे हैं बंदरगाह है, और कोस्ट से तो बहुत दूर है, लगभग 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस से अगर आप कोस्ट से देखोगे। सो इट इज अ रिवराइन पोर्ट, नदी पर स्थित बंदरगाह है ये। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि असनसियोन के नीचे जो रिवर है अप टू रियो डी ला प्लाटा, इट इज नेविगेबल। ठीक है, नौगम्य है, उसमें आप स्टीमर्स हैं, बोट्स वगैरह जो हैं वो चला सकते हो। ठीक है, ये 2 छोटे छोटे देश हम लोगों ने देखे। अब चलते हैं साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील को देखिए। तो ब्राजील के बारे में सबसे पहली बात क्या आ जाएगी, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। एक चीज और है, अगर आप ब्राजील को ध्यान से देखोगे ना, तो पूरे साउथ अमेरिका में केवल 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ ये बाउंड्री नहीं बनाता। एक देखो इक्वाडोर, दूसरा चिली और तीसरा फॉकलैंड। उसके अलावा जितने भी देश हैं उन सबके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है,
तो लिख लीजिए इट शेयर्स बॉर्डर विद ऑल साउथ अमेरिकन कंट्रीज एक्सेप्ट इक्वाडोर, चिली एंड फॉकलैंड। ठीक है, लिखो इक्वाडोर, चिली तथा फॉकलैंड को छोड़कर अन्य सभी दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ सीमा बनाता है। अन्य सभी दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ सीमा बनाता है। अच्छा, अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें और आपसे पूछा जाए कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ब्राजील जो है वो एरिया वाइज किस नंबर पर आएगा पश्चिमी गोलार्ध में, बताइए। मतलब लार्जेस्ट है कि सेकंड लार्जेस्ट है कि थर्ड लार्जेस्ट है कि फोर्थ लार्जेस्ट है, कौन से नंबर पर आएगा? अगर मान लो एक बहुत ही टुच्चा टाइप का सवाल बना, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ ब्राजील इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया? फोर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। हमसे क्या पूछ रहे, हम तो सवाल पूछे। काउंट तुम्हें करना है करो, नहीं करना है मत करो। थर्ड होगा, कौन कह रहा है थर्ड? पहले एक दो बताओ है। हाँ, थर्ड पे सही है। सही है कि नहीं है? बाकी लोग सोच रहे हैं एक ऐसे। अबे चाइना और रशिया जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं है ना, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। एरिया वाइज अगर आप ब्राजील को देखोगे तो एरिया वाइज फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है, पांचवा सबसे बड़ा देश है। तो टॉप 5 में अगर आप देखोगे, दो रशिया पहले नंबर पर है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर यूएसए है। यूएसए फोर्थ है, उसके बाद ब्राजील का नंबर आता है। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की याद रखेंगे थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, लिख लीजिए थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध का तीसरा सबसे बड़ा देश है, तीसरा सबसे बड़ा देश है। और ग्लोबली अगर आप बात करोगे तो फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश। और अगर क्वेश्चन आ जाए सदर्न हेमिस्फीयर को लेकर के, दक्षिणी गोलार्ध को लेकर के, सो इज देयर एनी कंट्री विच इज लार्जर देन ब्राजील? भाई ब्राजील से बड़ा कोई देश नहीं है। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करोगे तो लिख सकते हो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम चलें तो पॉपुलेशन वाइज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री, लिखिए सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। कोई तुक्का मानना चाहेगा कितनी आबादी होगी? बताओ कुछ, 200, 250, 500, 550 मिलियंस में है? 20 करोड़, 20 करोड़, 20 मिलियन। बेटा 20 मिलियन तो हम लोग एक आध जिले में रखे हुए हैं, है ना। इसकी पॉपुलेशन अगर आप देखोगे, अभी का डेटा अगर देखा जाए ना, तो यूपी से कम आबादी है यहां पर, 211 मिलियन। ठीक है, यानी कि लगभग लगभग 21 करोड़ लोग हैं यहां पर। ठीक है, पूरे देश में, विच इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, 211 मिलियन लोग हैं। अच्छा, ब्राजील को अगर आप ग्लोबली देखेंगे ना तो ब्राजील बेसिकली तीन चीजों के लिए जाना जाता है। पहला लिखिए, लीडिंग आयरन ओर प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड।
विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी देश। ठीक है। इसके बाद कॉफी प्रोडक्शन में जाना जाता है, एंड कॉफी प्रोडक्शन में याद रखेंगे इट इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। और जो रीसेंट डेटा है वो कहता है कि 39% ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम ब्राजील। 39% कॉफी का उत्पादन यहां से आता है। और किस चीज के लिए? एक तो आयरन ओर हो गया, दूसरा कॉफी हो गया, तीसरा पेट्रोलियम, शुगर केन के लिए। ठीक है। तो ब्राजील इज ऑल्सो नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, गन्ने के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, शुगर केन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अब आते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, तो सबसे पहले तो भैया कैपिटल ही देख लीजिए, ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजीलिया जो है वो इसकी राजधानी है, कैपिटल है। अच्छा, ब्राजीलिया को याद रखिएगा, ब्राजीलिया इसकी न्यू कैपिटल है, नई राजधानी। पुरानी राजधानी कोई बताएगा? सवाल बन जाए, ओल्ड कैपिटल ऑफ ब्राजील। ब्राजीलिया से ईस्ट की तरफ देखो, एकदम कोस्ट पर एक शहर है साल्वाडोर, लिखा हुआ है। साल्वाडोर वॉज द कैपिटल ऑफ ब्राजील अंटिल 1763। 1763 तक साल्वाडोर इसकी राजधानी था। ठीक है, फिर चेंज करके क्या कर दिया गया, ब्राजीलिया। क्लियर? फिर इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बात करें, तो एक मैंने आप लोगों को बताया भी था, नोट कर लेंगे, इटाबिरा। इटाबिरा, तो इटाबिरा किस लिए जाना जाता है? हैं? हाँ, पलटो पन्ने, पलटो पन्ने। काहे चीज की? आयरन और माइनिंग के लिए। ठीक है, इटाबिरा लिख लो, आयरन और माइनिंग। इसके अलावा दूसरा पॉइंट और मैंने आपको बताया था, मिनास जिरास। मिनास जिरास, मिनास जिरास किस चीज के लिए फेमस है? और आयरन और माइनिंग तो है ही, आयरन और रिजर्व्स तो है यहां पर। और किस लिए? कितने बड़े पलटू राम हो यार तुम लोग, हैं भाई, जब देखो पन्ने पलटने लगते हो। ढूंढ भी नहीं पा रहे, नकल भी नहीं मार पाओ, किताबें दे दी जाए तुम लोगों को तो है। कॉफी के लिए बताया था कि नहीं बताया था? तो लिख लो, कॉफी कल्टीवेशन, कॉफी का उत्पादन। और इसके अलावा एक और सेंटर नोट करेंगे, काराजास। काराजास, काराजास इज ऑल्सो नोन फॉर आयरन ओर रिजर्व्स। तो तीन सेंटर्स को याद रखना, इटाबिरा, मिनास जिरास एंड काराजास। ये तीनों किस लिए जाने जाते हैं? ये तीनों के तीनों जाने जाते हैं आपका लौह अयस्क के उत्पादन के लिए, लौह अयस्क के भंडारों के लिए। अब अगला शहर यहां पर देखिए, साओ पोलो। मिल रहा है साओ पोलो? साओ पोलो,
साओ पोलो को कहते हैं लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन इन सदर्न हेमिस्फेयर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा नगरीय संकुल, लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन इन सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा नगरीय संकुल। और ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखोगे, वैश्विक स्तर पर अर्बन एग्लोमरेशंस की बात की जाए, सो इट इज थर्ड लार्जेस्ट। लिखो, थर्ड लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर मैक्सिको सिटी एंड टोक्यो। मैक्सिको सिटी तथा टोक्यो के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नगरीय संकुल, तीसरा सबसे बड़ा नगरीय संकुल। साओ पोलो जो है पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। लिख लो, लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर। ठीक है। और आप लोगों को अगर याद हो तो मिनास जिरास के अलावा मैंने आपको साओ पोलो रीजन भी बताया था कि ये कॉफी कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। तो आप लिख सकते हो, नोन फॉर कॉफी कल्टीवेशन, कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और कॉफी प्लांटेशंस को क्या कहते हैं यहां पर? फजेंडास कहा जाता है। ठीक। अब ध्यान से एक चीज देखिए, साओ पोलो के जस्ट ईस्ट में देयर इज अनदर सिटी, सेंटोस। सेंटोस मिल गया? सेंटोस को मार्क करो। अब सेंटोस को कहा जाता है कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का कॉफी बंदरगाह, विश्व का कॉफी बंदरगाह। तो अगर कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कह रहे हो तो किस लिए जाना जाएगा? ये एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी, कॉफी के निर्यात के लिए जाना जाता है, सेंटोस। ठीक है। और एक तरीके से जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा था ना, एक कॉन्सेप्ट ह्यूमन ज्योग्राफी में, सैटेलाइट टाउन वाला सिस्टम, ये उसी तरीके का शहर है विच इज डिपेंडेंट ऑन साओ पोलो। ठीक है। फिर यहां से और देखिए आप, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो उसके पड़ोस में ही लिखा हुआ है, मिला? रियो डी जेनेरो। तो इसको आप देखोगे, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है ब्राजील का। लिखो, इट इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ब्राजील, ब्राजील का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और कभी भी रियो डी जेनेरो को देखोगे ना, तो यहां पर कुछ माउंटेन्स आपको दिखाई देंगी, उन्हें कहते हैं सुगर लोफ माउंटेन्स। तो लिख लीजिए, नोन फॉर सुगर लोफ माउंटेन्स। सुगर लोफ पर्वत के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, इनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। सेंटोस हो गया, साओ पोलो हो गया। अच्छा, रियो डी जेनेरो से थोड़ा सा नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ की तरफ एक शहर आपको दिखाई देगा, बेलो हॉरिजोंटे। लिखा है बेलो हॉरिजोंटे। बेलो हॉरिजोंटे को मार्क करिए, एंड इट इज अनदर सिटी विच इज नोन फॉर आयरन ओर रिजर्व्स। बेलो हॉरिजोंटे को भी लिख लीजिए, नोन फॉर आयरन ओर रिजर्व्स, लौ अयस्क के भंडारों के लिए जाना जाता है। ठीक है। फिर ब्राजीलिया से एकदम आप नॉर्थ की तरफ चले जाओ, जहां पर अमेजन रिवर का माउथ है। वहां पर जाकर के देखोगे तो एक शहर दिखाई देगा, बेलेम।
बेलेम लिखा है, बेलेम। बेलेम को मार्क कर लीजिए और मार्क करके लिखिए चीफ पोर्ट ऑफ अमेजन बेसिन। चीफ पोर्ट ऑफ अमेजन बेसिन which exports cocoa and rubber। अमेजन द्रोणी का मुख्य बंदरगाह जो कोकोआ तथा रबर का निर्यात करता है, कोकोआ तथा रबर का निर्यात करता है। फिर बेलेम से वेस्ट की तरफ देखो, पश्चिम की तरफ अमेजन बेसिन में एक और इंपॉर्टेंट सेंटर हमें देखने को मिलता है, मनोस। मनोस मिला, जहां पर देखो नीग्रो रिवर आकर के मिल रही है अमेजन से, वहीं पर होगा। तो लिखो एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ नीग्रो एंड अमेजन रिवर। नीग्रो तथा अमेजन नदियों के संगम स्थल पर है, नीग्रो तथा अमेजन नदियों के संगम स्थल पर है। और इसको कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन सेंटर ऑफ अमेजन बेसिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन सेंटर ऑफ अमेजन बेसिन, अमेजन नदी द्रोणी का सबसे महत्वपूर्ण संग्रहण केंद्र है। संग्रहण केंद्र है मतलब जो भी प्रोडक्ट्स इस बेसिन से कलेक्ट किए जाते हैं उनको लाकर के इकट्ठा किया जाता है, कहां पर? मनोस पर। ठीक है, तो चलिए ये तो हम लोगों ने देख लिया, ब्राजील के बारे में बात कर ली। अब अगला देश देखेंगे चिली। चिली को देखिए, पहुंच गए। चिली के बारे में सबसे पहली चीज यह है कि अगर दुनिया में कभी आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो चिली इज द वन। ठीक है, तो लिखिए लॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण दिशा में विश्व का सबसे लंबा देश है। विश्व का सबसे लंबा देश है। और अगर कभी क्वेश्चन बन जाए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, रशिया होगा, तो चाहो तो यहीं पर मेंशन कर लेना, रशिया इज लॉन्गेस्ट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। पूर्व पश्चिम दिशा में रूस सबसे लंबा है। ठीक है, अब इसमें अगर इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो सबसे पहले तो राजधानी देख लीजिए इसकी, सैंटियागो। ठीक है, सैंटियागो इज द कैपिटल सिटी। सैंटियागो को अगर आप देखोगे तो ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का रीजन है, तो लिखिए नोन फॉर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए जाना जाता है, भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए जाना जाता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एरिया मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के लिए जाना जाएगा तो एक और एक्टिविटी होती है वहां पर, विटीकल्चर, ओके, विच इज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स एंड वाइन मेकिंग। ठीक है, तो लिख लो नोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स एंड वाइन मेकिंग, दैट इज विटीकल्चर। अंगूर की खेती तथा शराब निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, फिर सैंटियागो के पास में ही देखिए देयर इज वोल्परेसो। वोल्परेसो लिखा है। वोल्परेसो को आप कहोगे, लिखिए इसके बारे में
बिगेस्ट वाइन मेकिंग सेंटर इन सदर्न हेमिस्फेयर। दक्षिणी गोलार्ध में शराब निर्माण उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है वॉलपरेसो। ठीक है, क्योंकि सेंटियागो के पास में ही है, तो यहां पर भी आप देखोगे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा वॉलपरेसो जाना जाता है, लिखिए, नोन फॉर ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तेल शोधन कारखानों तथा पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए जाना जाता है, पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए जाना जाता है वॉलपरेसो। फिर सेंटियागो से एकदम नॉर्थ की तरफ चले जाइए, अरिका। अरिका मैंने आपको बताया भी था, बात भी की थी इसके बारे में। क्या बताया था? ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, नोट कर लीजिए, ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, विश्व का शुष्कतम स्थान है। वर्तमान में इसको कहा जाता है दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ घोस्ट टाउन। घोस्ट टाउन, भुतहा नगर का उदाहरण है। आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूत देखना हो तो यहां चले जाओ। इसका मतलब ये है कि पहले यहां पर लोग रहा करते थे, बट अब उन्होंने शहर को छोड़ दिया है। और पहले क्यों यहां पर रहते थे? क्योंकि यहां पर नाइट्रेट है ना, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए नाइट्रेट्स का इस्तेमाल होता है, उसकी पहले माइनिंग होती थी यहां पर। तो लिखिए, अर्लियर इट वॉज नोन फॉर माइनिंग ऑफ नाइट्रेट। पहले यह शहर नाइट्रेट के उत्खनन के लिए जाना जाता था, नाइट्रेट के उत्खनन के लिए जाना जाता था। अब यहीं पर देखिए, अरिका के जस्ट साउथ में लिखा है इक्विकी। इक्विकी को मार्क करिए और इसको मार्क करके लिखेंगे कि ये किस लिए जाना जाता है। लिखिए, नोन फॉर माइनिंग ऑफ कॉपर एंड नाइट्रेट। तांबे तथा नाइट्रेट के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। इक्विकी की बात करोगे, और फिर यहीं पर जहां पर आप लोगों ने अरिका और इक्विकी देखा है, यहीं पर एक और शहर मिलता है, चुक्विकमाटा। चुक्विकमाटा एटलस में नहीं दिया होगा, तो चुक्विकमाटा को नोट कर लीजिए। और चुक्विकमाटा को कहा जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर माइन। ठीक है, तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खदान है, तांबे की सबसे बड़ी खदान है। और इसके साथ साथ एक चीज और, यहां पर एक और केमिकल कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं कैलिच। कैलिच माइनिंग, कैलिच इज बेसिकली सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सो कैलिच माइनिंग के लिए भी फेमस है चुक्विकमाटा की अगर आप बात करोगे। ठीक है, फिर ध्यान से एक चीज देखिए, चिली के एकदम सदर्न पार्ट में आप जाओगे ना, एकदम दक्षिणी हिस्से में, वहां पर एक शहर आपको दिखाई देगा, नाम लिखा होगा पुंटा एरेनास। पुंटा एरेनास। कुछ जगह पर आपको यह लिखा हुआ मिल सकता है कि पुंटा एरेनास वर्ल्ड का
सदर्न मोस्ट सेटलमेंट है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन गलत है। पुंटा एरेनास के बारे में एक चीज लिख सकते हो आप, सदर्न मोस्ट सेटलमेंट ऑफ चिली, चिली का दक्षिणतम आदिवास है, एंड इट इज नोन फॉर ऑयल रिजर्व्स, यह तेल के भंडारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, चिली के ही अंदर अगर आप देखोगे एक और हमें सेटलमेंट मिलता है जिससे हम कहते हैं प्यूर्टो विलियम्स। प्यूर्टो विलियम, अच्छा आप लोगों ने ये, मैंने ये लिखा दिया ना सदर्न मोस्ट सेटलमेंट ऑफ चिली, वो काट दीजिए उस लाइन को। सदर्न मोस्ट सेटलमेंट अगर देखोगे तो प्यूर्टो विलियम है, ये चिली के अंदर है प्यूर्टो विलियम। और एक आइलैंड है जिसे कहते हैं नवारेनो आइलैंड, नवारेनो द्वीप पर है। नवारेनो आइलैंड को अगर आप देखोगे तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ये। और एक नहर है, एक कैनाल है जो इसे सेपरेट करती है मेनलैंड से, नवारेनो आइलैंड को, बीगल कैनाल। बीगल कैनाल सेपरेट्स इट फ्रॉम मेनलैंड। ठीक है, बीगल नहर मुख्य भूमि से इसे अलग करती है नवारेनो आइलैंड को। और नवारेनो आइलैंड के ऊपर हमें मिलता है प्यूर्टो विलियम, और प्यूर्टो विलियम को आप लिखेंगे सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का दक्षिणतम शहर है। इससे ज्यादा साउथ में हमें और कोई सेटलमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो चिली के बारे में हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो देख लिए। अब आप लोग आइए उरुग्वे पर। उरुग्वे को देखिए, उरुग्वे को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उरुग्वे को कहा जाता है थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे छोटा देश है। और अगर ध्यान से आप देखोगे तो फॉकलैंड, फॉकलैंड तो आइलैंड है। अगर हम मेनलैंड की कंट्रीज को देखें ना तो ये इकलौता ऐसा देश है जो पूरी तरीके से ट्रॉपिक्स के बाहर है। ध्यान से नोटिस करिए इसको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जरा देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पूरी तरीके से साउथ में केवल एक ही देश है, दैट इज उरुग्वे। तो लिखिए ओनली कंट्री ऑफ मेनलैंड विच इज आउटसाइड ट्रॉपिक्स, मुख्य भूमि का एकमात्र देश जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बाहर है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बाहर है। कैपिटल देख लीजिए इसकी मॉन्टेविडियो है। और इसकी कैपिटल के बारे में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है, मगर ये याद रखिएगा पहला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये मॉन्टेविडियो में आयोजित किया गया था। कोई साल बता सकता है कब? कोई है इस कक्षा में फुटबॉल प्रेमी? कोई होगा भी तो कहेगा हमने फुटबॉल देखना छोड़ दिया आज से। 1930 1930 में
पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो मॉन्टेविडियो में आयोजित किया गया था। अब आ जाइए आप लोग उरुग्वे को छोड़ करके इक्वाडोर पर आइए। इक्वाडोर की कैपिटल देखिए क्विटो। क्विटो को आप कह सकते हो वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट कैपिटल, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा राजधानी नगर, और पहले नंबर पर लापाज। ठीक है। दूसरा अगर इंपॉर्टेंट शहर देखोगे यहां पर तो ग्वायाक्विल आपको मिल जाएगा, गल्फ ऑफ ग्वायाक्विल पर लिखा है ग्वायाक्विल। ग्वायाक्विल को नोट करेंगे, लिखिए इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और इसे कहा जाता है पर्ल ऑफ द पैसिफिक। इट इज कॉल्ड पर्ल ऑफ द पैसिफिक, प्रशांत का मोती। और ऐसे ही हमारे वेस्ट एशिया में एक कंट्री है जिसे मोतिक नाम दिया जाता है। चलो अच्छा, पेरू पर पहुंचो जल्दी से। पेरू की अगर आप बात करोगे तो पेरू के बारे में नोट कर लीजिए, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और कैपिटल याद रख लीजिएगा लीमा, बाकी इसके अलावा और कुछ यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं। ठीक है। अब आ जाइए आप लोग अर्जेंटीना पर। अर्जेंटीना सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। और ब्राजील को अगर आप ग्लोबली देखेंगे सो इट इज बेसिकली नोन फॉर शीप रियरिंग एंड व्हीट कल्टीवेशन। ओके, अर्जेंटीना। हाँ, मेरी गलतियां तो बहुत जल्दी पकड़ते हो तुम लोग, है ना। अपनी गलती तुम तुतलाना शुरू कर दोगे। शीप रियरिंग एंड व्हीट कल्टीवेशन, भेड़ पालन तथा गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। कैपिटल देख लीजिए ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स कैपिटल। एक शहर जो मैंने आपको व्हीट क्रिसेंट में बताया था रोजेरियो, रोजेरियो को मार्क कर लीजिए। ठीक है। और रोजेरियो और ब्यूनस आयर्स दोनों को ही अगर देखोगे ना सो बेसिकली ये अपने स्लॉटर हाउसेस के लिए फेमस है, क्योंकि मीट पैकेजिंग इंडस्ट्री यहां पर काफी डेवलप्ड इंडस्ट्री है। इस पूरे एरिया में अगर आप देखोगे तो स्लॉटर हाउसेस के लिए फेमस है, बूचड़ खाने जो होते हैं। ठीक है। और बाहिया ब्लांका को भी मार्क कर लेना, क्योंकि बाहिया ब्लांका मैंने आप लोगों को बताया था कि रोजेरियो टू बाहिया ब्लांका इज व्हीट क्रिसेंट। अब आप आ जाइए इक्वाडोर के जस्ट नॉर्थ में कोलंबिया। कोलंबिया के बारे में पहली चीज याद रखेंगे, थर्ड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है वियतनाम। ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज वियतनाम। ठीक है। अब देखिए बोगोटा इसकी कैपिटल देख लीजिए बोगोटा को, और बोगोटा इसकी कैपिटल भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है, सबसे बड़ा शहर भी है।
एक चीज यहां पर आप लोग देखोगे, एकदम कोस्ट पर एक शहर है इसका बरानक्विला। बरानक्विला कैरिबियन सी के कोस्ट पर देखे, बरानक्विला इसका इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है, ठीक है। और उसी के पड़ोस में एक और शहर है कार्टाजेना। कार्टाजेना, तो कार्टाजेना फेमस है किस चीज के लिए? एक प्रोटोकॉल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अच्छा, तुम लोग देखते भी नहीं हो, मैंने कुछ बोला मैं छाप लिया बस तुरंत, है ना, छाप लो, है ना, ये आदमी जो बोले लिख लो बस जल्दी से। भरोसा है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल अगर देखोगे ना, ये बेसिकली सीबीडी से एसोसिएटेड है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। और याद रखिएगा, दिस प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोसेफ्टी। कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोसेफ्टी, जैव सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अच्छा, दो टर्म्स आप लोग पढ़ते हो ना, कन्वेंशन, जैसे हम पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर आ जाता है प्रोटोकॉल। जैसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में आ गया क्योटो प्रोटोकॉल, या इसमें आ गया आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल। कभी सोचा ये कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में अंतर क्या होता है? एक है संधि और एक होता है प्रोटोकॉल। क्या फर्क, या एक ही चीज है दोनों? या हम क्यों सोचें कि क्या अंतर है दोनों में? क्या करेंगे सोच करके? थर्ड ऑप्शन ना। यूपीएससी भी तुम्हारे बारे में थर्ड ऑप्शन लेके चलेगा, क्यों सोचे हम तुम्हारे बारे में? तुम हो कौन, कोई बताएगा? कन्वेंशन प्रोटोकॉल में अंतर देखो, संधि का मतलब है कि आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया। जैसे मान लो सीबीडी आया, सीबीडी में हमने क्या बोला, हम बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन करेंगे, जैव विविधता का संरक्षण। तो ये बताओ, सिर्फ तुमने अपने दिल में ये ठान लिया कि ये काम हमें करना है, इतना ही काफी नहीं है ना। कैसे, कैसे वो गोल अचीव करोगे, दैट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मैकेनिज्म बताता है दैट हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखिएगा इसको, कार्टाजेना प्रोटोकॉल यहीं पर एडॉप्ट किया गया था, आई थिंक शायद सन 2000 में अडॉप्ट किया गया था, और 2003 से इफेक्टिव होता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्टाजेना सिटी हो गया। अब यहीं पर ईस्ट में देखिए, देयर इज वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला को अगर आप देखोगे तो काराकास इसकी कैपिटल देख लीजिए, काराकास राजधानी। और काराकास राजधानी होने के साथ साथ लार्जेस्ट सिटी भी है, यहां का सबसे बड़ा शहर भी है। और एक और इंपॉर्टेंट सेंटर यहां पर आपको मिलेगा, माराकाइबो। माराकाइबो लेक के पास में ही है, देखो माराकाइबो। और माराकाइबो लेक के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? लार्जेस्ट लेक है और पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए जानी जाती है। तो माराकाइबो को लिख लीजिए, नोन फॉर पेट्रोलियम रिजर्व्स, तेल के भंडारों के लिए जाना जाता है माराकाइबो सिटी। अब आप वेनेजुएला के ईस्ट में आइए, गोयाना। गोयाना,
गुयाना की कैपिटल मार्क कर लेंगे जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन, ठीक है। और यहां पर एक वाटरफॉल मिलता है जिसका नाम है कैट्योर वाटरफॉल, कैट्योर वाटरफॉल, कैट्योर जलप्रपात। रिवर देखोगे तो पोट्यूरो रिवर पर है, पोट्यूरो रिवर, पोट्यूरो नदी पर है। और इस वाटरफॉल को कहते हैं इट इज 5 टाइम्स हायर देन नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा जलप्रपात से 5 गुना ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। फिर आप आ जाइए सूरीनाम। तो सूरीनाम को आप अगर देखोगे, अगर हम सिर्फ मेन कंट्रीज की बात करें यहां पर, जिसका मतलब है कि फॉकलैंड और फ्रेंच गुयाना को अगर छोड़ दिया जाए, तो आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है, ठीक है, सबसे छोटा देश है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया नहीं बताया, सेकंड स्मॉलेस्ट पर आता है गुयाना, और थर्ड स्मॉलेस्ट मैंने आपको बताया था उरुग्वे, ठीक है। अब इसकी जो कैपिटल है पारामारिबो, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। और यहां पर एक लेक मिलती है, एक झील मिलती है जिसका नाम है WJ वैन ब्लूमस्टीन लेक, WJ वैन ब्लूमस्टीन लेक। इस झील को कहा जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वोयर लेक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की जलाशय निर्मित झीलों में यह सबसे बड़ी जलाशय निर्मित झीलों में से एक है, WJ वैन ब्लूमस्टीन लेक। ऐसी लेक एक मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका में भी बताई थी, हूवर डैम पर। क्या नाम था उस झील का? वो तो ढूंढ भी नहीं पाओगे, पलट लो पन्ने जितने पलटने हैं। लेक मीड, ठीक है, लेक मीड बताया था हूवर डैम पर। चलो अच्छा, लास्ट कंट्री देख लो, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना कैपिटल याद रखिएगा कैन, कैपिटल है इसकी, कैन राजधानी है। और इंपॉर्टेंट फ्रेंच गुयाना के बारे में यहां पर जो इंपॉर्टेंट सेंटर है दैट इज कोरू, कोरू मैप में नहीं दे रखा होगा, कोरू। कोरू जो है उसका रिलेशन है एरियन के साथ, एरियन। कोई बताएगा एरियन क्या है? फ्रेंच स्पेस एजेंसी, ठीक है। कोरू जो है फ्रेंच स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, फ्रेंच स्पेस एजेंसी एरियन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है कोरू में, फ्रेंच गुयाना में। और लॉजिक बड़ा सिंपल है, क्योंकि फ्रेंच गुयाना इक्वेटर के पास में है। और मैंने आपको बताया था कि रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशंस जो होते हैं वो कहां पर बनाए जाते हैं? इक्वेटर के पास। रीजन, क्योंकि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होता है, ठीक है।
साउथ अमेरिका पर जो हम लोग को चर्चा करनी थी हो गया कंप्लीट। अब आप लोग निकालिए एटलस मैप, निकालिए ऑस्ट्रेलिया। तो पहले ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जो वाटर बॉडीज हैं, जो जलराशियां हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलिया के एकदम नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा अराफुरा सी, अराफुरा सागर मिल गया है। तुम्हारे में ऑस्ट्रेलिया का मैप ही नहीं है। कोई पेज है फाड़ के ले गया उसके। अब अराफुरा सी को पहले देखिए लोकेशन इसकी, अगर आप देखेंगे तो इसके नॉर्थ में न्यू गिनी आइलैंड है और साउथ में ऑस्ट्रेलिया है। तो लिखिए बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यू गिनी द्वीप के बीच स्थित है। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यू गिनी द्वीप के बीच स्थित है। और ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस अराफुरा सागर को एक स्ट्रेट है, एक जल संधि है जिसका नाम है टॉरेस स्ट्रेट। टॉरेस स्ट्रेट, टॉरेस स्ट्रेट इससे कनेक्ट कर रही है किससे? कोरल सी से। तो लिखिए टॉरेस स्ट्रेट कनेक्ट्स इट विद कोरल सी। टॉरस जल संधि इसे प्रवाल सागर के साथ जोड़ती है। और टॉरस स्ट्रेट किसे किसे सेपरेट कर रही है? तो नॉर्थ में देखिए न्यू गिनी है और साउथ में है केप यॉर्क पेनिनसुला। तो नोट कर लीजिएगा, इट सेपरेट्स न्यू गिनी आइलैंड फ्रॉम केप यॉर्क पेनिनसुला। न्यू गिनी द्वीप को केप यॉर्क प्रायद्वीप से अलग करती है टॉरस स्ट्रेट। अब इसी में देखो अराफुरा सी का सदर्न पार्ट अगर आप देखोगे, दक्षिणी हिस्सा अगर आप देखोगे, सो देयर इज गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। ठीक है, कारपेंटेरिया की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, मार्क कर लीजिएगा उसको। तो आप कह सकते हो ना कि गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अराफुरा सी। अराफुरा सागर का ही भाग है। अराफुरा सी से आप वेस्ट की तरफ चलिए, पश्चिम की तरफ, तो आपको मिलेगी गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट। जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। अब जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी किस सागर से हम अटैच करेंगे? तो आप कहोगे इट्स अ पार्ट ऑफ तिमोर सी। इट्स अ पार्ट ऑफ तिमोर सी, तिमोर सागर का भाग है। एंड देयर इज अ रिवर, विक्टोरिया रिवर। विक्टोरिया रिवर इज ड्रेनिंग इट्स वाटर। विक्टोरिया नदी अपना जल प्रवाहित करती है इसमें। ठीक है। फिर गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट से और साउथ की तरफ आप आ जाइए तो आपको मिलेगा शार्क्स बे। शार्क्स बे, ठीक है। अब शार्क्स बे को हम सीधे सीधे कह सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर का भाग है। ठीक है। इसके बारे में एक चीज याद रखना है, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल है शार्क्स बे। और यहीं पर मतलब इसी शार्क्स बे के अंदर
एक और वाटर बॉडी आती है जिसे कहते हैं ज्योग्राफी चैनल। ठीक है, ज्योग्राफी चैनल, तो लिख लीजिए ज्योग्राफी चैनल इज अ पार्ट ऑफ शार्क्स बे। ज्योग्राफी चैनल शार्क्स खाड़ी का हिस्सा है, भाग है। फिर आप आ जाइए ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, तो साउथ में देखोगे लिखा है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को अगर हम बताएं कि भाई किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है, तो देखो लिखा है ना सदर्न ओशन, तो लिख सकते हो इट्स अ पार्ट ऑफ सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर का भाग है। और इसमें अगर आप इसका एक्सटेंशन कभी आपसे पूछा जाए कि भाई कहां से कहां तक, तो पॉलिटिकल वाला मैप देखो ऑस्ट्रेलिया का, एकदम वेस्ट में जहां पर पर्थ लिखा हुआ होगा ना, लिखा है, उसके नीचे की तरफ देखोगे एक शहर का नाम लिखा है अल्बनी। अल्बनी से शुरू होकर के ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जाता है तस्मानिया तक, तस्मानिया जो आइलैंड है। ठीक है, तो लिख सकते हो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अल्बनी टू तस्मानिया, अल्बनी टू तस्मानिया। ठीक है, अब यहां से आप ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के ईस्ट में थोड़ा सा देखिए तो गल्फ ऑफ स्पेंसर लिखा हुआ मिलेगा आपको, स्पेंसर की खाड़ी, गल्फ ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर की खाड़ी। ठीक है, और इस गल्फ ऑफ स्पेंसर को अगर देखोगे ना तो ये दो लैंड मासेस के बीच का हिस्सा है। इसके वेस्ट में देखिए लिखा है आयर पेनिनसुला, आयर प्रायद्वीप, और ईस्ट की तरफ देखोगे तो यॉर्क पेनिनसुला कहा जाता है। तो गल्फ ऑफ स्पेंसर को लिख लेंगे बिटवीन आयर पेनिनसुला एंड यॉर्क पेनिनसुला। ठीक है, आयर पेनिनसुला एंड यॉर्क पेनिनसुला, आयर प्रायद्वीप तथा यॉर्क प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ठीक है, और इस गल्फ ऑफ स्पेंसर पर अगर देखोगे तो एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम लिखा है पोर्ट ऑगस्टा। तो नोट कर लीजिए पोर्ट ऑगस्टा इज एट द कोस्ट ऑफ दिस वाटर बॉडी। पोर्ट ऑगस्टा इस जलराशि के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब इसके ईस्ट में जरा बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वाटर बॉडी का नाम एटलस में लिखा नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि स्पेंसर की खाड़ी के वेस्ट में देखो तो आयर प्रायद्वीप है, और ईस्ट में जो पतला सा लैंडमास दिख रहा है ना, वही है यॉर्क प्रायद्वीप। यॉर्क प्रायद्वीप के ठीक ईस्ट में, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कंगारू आइलैंड को एक तरफ ले लीजिए आप और यॉर्क प्रायद्वीप को दूसरी तरफ ले लीजिए, इन दोनों के बीच का जो पानी है उसे कहते हैं गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट, सेंट विंसेंट। ठीक है, गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट कहा जाता है। तो किसके किसके बीच में है, लिख लीजिए बिटवीन यॉर्क पेनिनसुला एंड मेनलैंड, यॉर्क प्रायद्वीप तथा मुख्य भूमि के बीच में है। ठीक है, अब यहां पर आती हैं दो और वाटर बॉडीज। एक आती है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटर स्ट्रेट,
इन्वेस्टिगेटर स्ट्रेट। ध्यान से अपने एटलस को देखिए, कंगारू आइलैंड देख रहे हो आप? कंगारू आइलैंड और यॉर्क पेनिनसुला के बीच में जो वाटर बॉडी है ना, पतला सा जो एक पैसेज टाइप का बना हुआ है, मतलब आप ये सोचो कि अगर आप गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट में हो और आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की तरफ जाना है, तो कंगारू आइलैंड और यॉर्क पेनिनसुला के बीच का जो पानी है उससे होकर के निकलेंगे आप, उसी को कहते हैं इन्वेस्टिगेटर स्ट्रेट। तो इन्वेस्टिगेटर स्ट्रेट किसे किसे जोड़ रहा है, लिखो, कनेक्ट्स गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट विद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। सेंट विंसेंट की खाड़ी को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के साथ जोड़ती है, और अलग किससे कर रही है, तो लिख लीजिए, सेपरेट्स कैंगरू आइलैंड फ्रॉम यॉर्क पेनिनसुला। ठीक है, यॉर्क प्रायद्वीप को कंगारू द्वीप से अलग करती है। फिर एक चीज और यहां पर आ जाएगी कि जैसे जहां पर आप सेंट विंसेंट की खाड़ी देख रहे हो, कैंगरू आइलैंड के ईस्ट में देखना बहुत ध्यान से, जहां पर जो मरे रिवर है ना, मरे नदी, वो अपना वाटर जहां ड्रेन आउट कर रही है, उसे एनकाउंटर बे कहा जाता है। क्या नाम है उसका? एनकाउंटर बे। तो एक और वाटर बॉडी है, एक और चैनल है जो सेंट विंसेंट की खाड़ी को एनकाउंटर बे के साथ जोड़ता है, उसे कहते हैं बैकस्टेयर्स पैसेज। बैकस्टेयर्स पैसेज। तो बैकस्टेयर्स पैसेज किसे किसे जोड़ रहा है, लिख लीजिए, इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट विद एनकाउंटर बे। सेंट विंसेंट की खाड़ी को एनकाउंटर खाड़ी के साथ जोड़ता है बैकस्टेयर्स पैसेज। और पॉलिटिकल मैप में ध्यान से देखो, ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा ही फेमस शहर एडिलेड गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट के कोस्ट पर है। तो लिख लीजिए, एडिलेड इज एट द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट। एडिलेड सेंट विंसेंट की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको यहां पर और बता दूं कि ये जो कैंगरू आइलैंड आप देख रहे हैं, इस आइलैंड के बारे में एक चीज नोट कर लीजिएगा, थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैंगरू आइलैंड। बाकी के दो भी बताऊंगा आगे आप लोगों को। ठीक है, अब यहां पर देखो, आगे थोड़ा सा बढ़ोगे सो यू विल फाइंड तस्मानिया, और तस्मानिया के नॉर्थ में है बास स्ट्रेट, बास जल संधि। तो बास जल संधि को मार्क करिए। अब बास स्ट्रेट किसे किसे सेपरेट कर रही है, तो आप लिख सकते हो, सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। किसे किसे जोड़ रही है, तो ध्यान से देखो, एक तरफ तस्मान सागर है और दूसरी तरफ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। तो लिख लीजिए, कनेक्ट्स ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट एंड तस्मान सी। तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के साथ जोड़ती है।
बास जल संधि। और साथ ही साथ बास स्टेट का जो इलाका है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। तो लिख लीजिए, नोन फॉर रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस के भंडारों के लिए जाना जाता है। फिर आप आ जाइए तस्मानिया आइलैंड पर। तो तस्मानिया आइलैंड को अगर आप देखोगे, ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्वीप है तस्मानिया। अच्छा, तस्मानिया आइलैंड, इसको बोला जाता है कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। आप ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर देखो, एक पर्वत दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसी का माना जाता है कि ये दक्षिण की तरफ विस्तार है। तो लिख लीजिए, इट इज कंसिडर्ड साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ जीडीआर, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ जीडीआर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का दक्षिण की ओर विस्तार माना जाता है। और यहां पर एक पीक दिख रही होगी आपको, माउंट ओसा। सो नोटेड डाउन, माउंट ओसा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तस्मानिया। माउंट ओसा तस्मानिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, फिर आप यहां से देखिए, माउंट ओसा और तस्मानिया वगैरह हम लोगों ने देख लिया। इसके आगे आप चलोगे तो तस्मान सी आपको देखने को मिल जाएगा, तस्मान सागर। तो तस्मान सागर की लोकेशन अगर आप बेसिकली देखोगे तो आप कह सकते हो कि ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। अच्छा, किसका पार्ट मानेंगे इसे हम, इंडियन ओशन का, सदर्न ओशन का, या पैसिफिक ओशन का? हम्म, इसको माना जाता है कि ये प्रशांत महासागर का विस्तार है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, ऐसे जितने भी सागर होते हैं ना, जैसे आप तस्मान सागर देख रहे हो, उत्तर में कोरल सी आप देख रहे हो, इन सब ऐसे सागरों के लिए टर्म यूज होता है, इन्हें कहते हैं मार्जिनल सीज, है ना, क्योंकि किनारे पर है ये, तो इन्हें मार्जिनल सीज का नाम दिया जाता है। तो तस्मान सी मार्जिनल सी का एक तरीके से आप क्या कहोगे, एग्जाम्पल है। अब यही इसी तस्मान सागर में एक आपको द्वीप दिख रहा होगा, ध्यान से अगर देखोगे ना, लॉर्ड होवी आइलैंड, लॉर्ड होवी आइलैंड मिल गया। लॉर्ड होवी आइलैंड को मार्क कर लीजिए। और इसके बारे में एक चीज लिखेंगे, मोस्ट सदर्ली डेवलपमेंट ऑफ कोरल रीफ्स, मोस्ट सदर्ली डेवलपमेंट ऑफ कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियों का सबसे दक्षिणतम विकास। लॉर्ड होवी आइलैंड जो है वो कोरल स्ट्रक्चर है, प्रवाल संरचना है। यहां से थोड़ा उत्तर की तरफ बढ़िए तो आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ मिला, मार्क करो। सबसे पहली चीज आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किसके तट पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर, ये तो क्लियर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल वाला मैप जरा देखो, वहां पर ऑस्ट्रेलिया का जो प्रांत है दैट इज क्वींसलैंड। तो लिखो, एट द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, क्वींसलैंड प्रांत के तट पर स्थित है।
और इसे आप कहोगे कि भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट कोरल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल संरचना, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल संरचना। तो अगर सबसे बड़ी प्रवाल संरचना है तो इसका मतलब है कि अपने आप में एक इकोसिस्टम है, ये पारिस्थितिक तंत्र है। अगर सबसे बड़ी प्रवाल संरचना है सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ मेजर टूरिस्ट स्पॉट, टूरिज्म के लिए फेमस है, फिशिंग के लिए फेमस है। और इसके अलावा आप देखोगे सो दिस एरिया कंटेन्स पेट्रोलियम रिजर्व्स, यहां पर पेट्रोल के भंडार भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, पूरा ग्रेट बैरियर रीफ का एरिया अगर आप देखोगे। और याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ को हमने देख लिया। अब इसी से लगा हुआ आप देखोगे सो देयर इज कोरल सी, प्रवाल सागर। कोरल सी को मार्क करिए, पहली चीज है इट्स अ पार्ट ऑफ पैसिफिक, प्रशांत महासागर का भाग है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो फिशिंग के लिए, मत्स्यन के लिए, पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए फेमस है, मत्स्यन तथा पेट्रोलियम भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। और इसी एरिया में कोरल सी में आप देखोगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं। आप लिख सकते हो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट हियर, इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और क्या नाम दिया जाता है उन्हें? विली विली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं दे आर कॉल्ड विली विली। ठीक, तो ये हो गया हमारा जो हमने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में कुछ चीजें देखनी थी वो देख लिया। अच्छा, एक चीज जब हम लोग गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया पढ़ रहे थे ना, थोड़ा सा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया को हम कहते हैं, इसे आप कहोगे एपी कॉन्टिनेंटल सी। एपी कॉन्टिनेंटल सी का एग्जाम्पल है। अब ये एपी कॉन्टिनेंटल सी क्या होता है, इसका मतलब क्या? इसका देखो एक सीधा सिंपल सा मतलब है कि दुनिया भर में अगर कोई भी आपको सागर मिले विच इज ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो महाद्वीपीय मग्न तट पर हो, जैसे इस मैप को अगर कभी देखना ना, जितने भी आपको कॉन्टिनेंट्स के आसपास व्हाइट कलर के एरियाज दिख रहे हैं वो सब शैलो एरियाज हैं, कम गहराई वाले क्षेत्र हैं। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में देखोगे, ध्यान से देखो इस एटलस में, इस मैप में देखो जरा, वहां पर पूरा व्हाइट कलर का एरिया है। अराफुरा सी हो गया, तिमोर सी हो गया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया हो गया, ये सब वो एरियाज हैं जो व्हाइट कलर के रीजन में है। इसका मतलब है कि यहां पर पानी की गहराई कम है। और किसी कॉन्टिनेंट के पड़ोस का वो इलाका जहां पानी की गहराई कम होती है उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ का नाम देते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। और जब कोई सागर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर हो तो उसे क्या कहते हैं हम? एपी कॉन्टिनेंटल सी। तो लिखा आपने, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एपी कॉन्टिनेंटल सी। एक्सप्लेनेशन लिखना चाहो तो लिख लीजिए, बिकॉज इट लाइज ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
क्योंकि यह महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है। अब यहां पर कुछ चीजें अगर हम देखें, जैसे गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया लिखिए, इट इज नोन फॉर प्रॉन इंडस्ट्री। प्रॉन इंडस्ट्री झींगा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसे देखोगे, इट इज नोन फॉर पेट्रोलियम रिजर्व्स। पेट्रोलियम के भंडारों के लिए भी जाना जाता है। यहां पेट्रोलियम रिजर्व्स भी आपको देखने को मिलेंगे। पेट्रोलियम रिजर्व्स के अलावा लिखिए मैंगनीज रिजर्व्स, मैंगनीज के भंडार। और इसमें, अच्छा, मैंगनीज रिजर्व्स अगर आप इसका मैप देखोगे ना, ध्यान से देखिए जरा, लिखा है ना ये ग्रूट आइलैंड। सो दिस ग्रूट आइलैंड इज बेसिकली नोन फॉर मैंगनीज रिजर्व्स। और इसके सदर्न पार्ट में आप देखोगे देयर इज वेलेस्ली आइलैंड। वेलेस्ली आइलैंड लिखा है, तो वेलेस्ली आइलैंड को याद रखेंगे। इट इज नोन फॉर टूरिज्म, पर्यटन के लिए जाना जाता है वेलेस्ली द्वीप को, अगर आप देखोगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ हमें जो भी चीजें देखनी थी वो हम लोगों ने बात कर ली। अब आते हैं लैंडमास पर, स्थलखंड पर। तो हेडिंग बना लीजिए ऑस्ट्रेलियन लैंडमास, ऑस्ट्रेलियाई स्थलखंड। अब इसे ना, इस लैंडमास को, इस ऑस्ट्रेलियन लैंडमास को कुछ नाम दिए जाते हैं। इसके कुछ, एक तो इसे कहते हैं हम कि ये कॉन्टिनेंटल आइलैंड है ना, महाद्वीपीय द्वीप कहा जाता है इसको, क्योंकि आइलैंड भी है, चारों तरफ से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। तो एक तो नाम इसे हम देते हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, which continent is known as continental island, so it is ऑस्ट्रेलिया। दूसरी चीज इसे कहते हैं ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे प्राचीन महाद्वीप, ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट। इसके अलावा इसको नाम दिया जाता है लास्ट फ्रंटियर, अंतिम सीमांत, लास्ट फ्रंटियर। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों को कल गैलापागोस आइलैंड के बारे में भी ये बात बता रहा था कि आइसोलेशन जो होता है वो यूनिक फ्लोरा फौना को प्रमोट करता है। अगर आप इससे देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां के पेड़ पौधे, जहां के जीव जंतु बाकी दुनिया से बहुत अलग हैं। ठीक है, तो लिखिए ड्यू टू आइसोलेशन इट इज हैविंग यूनिक फ्लोरा एंड फौना। विलगाव के कारण यहां विशिष्ट प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु प्राप्त होते हैं। और पेड़ पौधों जीव जंतुओं में देखो, यहां का एक जो ट्री जो सबसे फेमस है, कोई बताएगा नाम? एक ऐसा वृक्ष जो ऑस्ट्रेलिया का नेटिव ट्री है, भारत में उसे लाया गया, यूकेलिप्टस है ना। यूकेलिप्टस जो है वो इंडिया का नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया का है। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे तो उनका नाम लिखिए प्लेटिपस, जो स्पेशली यहां पर आपको देखने को मिलेंगे एकिडना, एकिडना।
ठीक है। इसके अलावा देखोगे डिंगोज हैं, कोआलाज हैं, कोआला, कैंगरू, ठीक है, कैंगरूस हो गए। और एक और आपने सुना होगा कुकाबुरा, ठीक है, कुकाबुरा। तो कुकाबुरा को भी अगर आप देखोगे तो वो भी यहीं का है। अच्छा, मार्सुपियल्स के बारे में याद रखिएगा कि मार्सुपियल्स एक्सक्लूसिवली कहां पर मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। मार्सुपियल्स आपको और कहीं पर मतलब ओरिजिनली देखने को नहीं मिलेंगे। अब तो ये हो गया है कि भाई इंसान के आने के बाद से हमने चीजों को डिस्पर्स करना शुरू कर दिया। अदरवाइज मार्सुपियल्स जो है वो कहां मिलते थे? सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इसका पॉलिटिकल मैप अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया को कई सारे स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उन सब में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें जो टेरिटरीज हैं वो याद रखिएगा दो। जैसे हमारे यहां पर कॉन्सेप्ट है ना यूनियन टेरिटरीज की, केंद्र शासित प्रदेश, वैसे ही यहां पर भी आप देखोगे, एक देखो ध्यान से लिखा है नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी, और दूसरा है जिसे कहते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी, कैनबरा। कैनबरा कैपिटल है ना। तो जैसे दिल्ली है हमारा, दिल्ली एनसीटी बोलते हैं ना, एनसीआर बोलते हैं हम उससे। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीआर एक डेवलपमेंटल रीजन है, वैसे ही कैनबरा को यहां की एनसीटी कहा जाता है। एक चीज और आती है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई सारी एक्सटर्नल टेरिटरीज आती हैं। एक्सटर्नल मतलब जो यहां पर नहीं है, जो इस लैंडमास से दूर मिलती हैं। तो मैं बता रहा हूं, आप लोगों को नोट कर लीजिएगा कि इसके अंदर एक्सटर्नल टेरिटरीज जो हैं कौन कौन सी इंक्लूड की जाती हैं। एक्सटर्नल टेरिटरीज में आप देखोगे सबसे पहला नॉरफॉक आइलैंड, नॉरफॉक आइलैंड। दूसरा आप देखोगे जिसे हम कहते हैं कीलिंग आइलैंड, कीलिंग आइलैंड, ठीक है, कीलिंग आइलैंड। इसके अलावा देखोगे क्रिसमस एशमोर आइलैंड, क्रिसमस आइलैंड, एशमोर आइलैंड, एशमोर आइलैंड। इसके अलावा लिख लीजिए कोरल सी आइलैंड्स, कोरल सी आइलैंड्स। और इसके अलावा कार्टियर आइलैंड और हर्ड आइलैंड, कार्टियर एंड हर्ड आइलैंड। ये मेन अगर इसकी देखोगे तो एक्सटर्नल टेरिटरीज हैं जो इसी के अंदर आते हैं, लेकिन इस कॉन्टिनेंट से दूर हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें, डिस्कस करें, तो ऑस्ट्रेलिया को एक नाम दिया जाता है। फिजिकल मैप अगर आप ध्यान से देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया का, तो ज्यादातर इलाका इसका लो लाइंग इलाका है, निचला इलाका है। तो एक लाइन इसके बारे में लिख लेंगे, इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ ग्रेट प्लेन, विशाल मैदान की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ ग्रेट प्लेन, ठीक है।